कुछ पल बाद ही वर्चस्विनी रोते हुए बोल पड़ती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या हुआ? कछुआ वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश खड़ा रहता है। वर्चस्विनी अकबकाते हुए फिर बोल पड़ती है, तुम चुप क्यों हो कछुआ, बोलो क्या हुआ है मेरी बेटी को और इसकी ये आंखें। वर्चस्विनी इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कछुआ वर्चस्विनी को दिलासा देते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं हुआ है वर्चू, वो ठीक हो जाएगी, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कछुआ वर्चस्विनी को साइड करके सीधे कुटिया के अंदर घुस जाता है। जब कुटिया के अंदर मौजूद बाकी सब लोगों की नजरें तारा पर पड़ती हैं, तो उनके दिल भी दहल जाते हैं। तारा की हालत देखकर तो बिंदु को सांप ही सूंघ गया था। कार्तिक पुजारी कुछ कहने ही वाले थे कि उसी वक्त कछुआ कार्तिक पुजारी के पास जाता है और उनके हाथ में तारा को देते हुए कहता है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं पुजारी जी, देखिए ना इसे क्या हो गया है। कार्तिक पुजारी तारा को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, लाओ इसे मुझे दो, मैं अभी देखता हूँ तारा बेटी को, सब ठीक हो जाएगा, महादेव पर भरोसा रखो। कार्तिक पुजारी तारा को लेकर तुरंत कुटिया के एक दूसरे कमरे के अंदर चले जाते हैं। बिंदु और पलक भी कार्तिक पुजारी की मदद करने के लिए उनके साथ चले जाती हैं। देखते ही देखते कुटिया के अंदर डायना और अभिमन्यु भी आ जाते हैं। बस युग और यामिनी ही थे जो अभी तक कुटिया के अंदर नहीं आए थे। वर्चस्विनी तारा की हालत देखकर इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसका रो रो कर पूरा कलेजा सूख गया था। बल्लू काका अपने आसपास देखते हुए कहते हैं, अमोदिता बिटिया कहाँ है? वो भी तो तुम लोगों के साथ गई थी ना? अभिमन्यु बल्लू काका को बता देता है कि अमोदिता के साथ क्या हुआ था। अमोदिता का हाल सुनकर बल्लू काका का भी वही हाल हुआ जो वर्चस्विनी का हो गया था। उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु ने अभी बल्लू काका को अमोदिता के बारे में बताया ही था कि तभी बाहर से वहाँ पर कायर और चैटर्जी आ जाते हैं। कायर कमरे के अंदर घुसते ही कहता है, तुम लोग आ गए? चैटर्जी भी बोल पड़ता है, महादेव का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब सही सलामत आ गए। डायना कायर और चैटर्जी दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों कहाँ थे? हमें तो आए हुए काफी वक्त हो गया है। चैटर्जी हकलाते हुए कहता है, वो मैं वॉशरूम गया था। कायर चुप ही रहता है। वो डायना के सवाल का खुद से कुछ जवाब नहीं देता है। डायना कायर से पूछती है, और तुम कहाँ थे कायर? कायर हिचकिचाने लग जाता है पर कुछ जवाब नहीं देता है। डायना कायर पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछती है, बोलो कायर, तुम कहाँ पर गए थे? कायर बात को कुछ घुमाते हुए कहता है, देखो तुम लोग ना मेरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा मत करना। डायना गुस्से के साथ बोल पड़ती है, बातें घुमाना बंद करो कायर और सीधे सीधे बताओ कहाँ गए थे तुम? कायर झट से बोल पड़ता है, वो मैं सिगरेट पीने गया था। डायना अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? सिगरेट पीने के लिए? कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, सिगरेट पीने के लिए। वो क्या है ना, तुम तो देख ही रही हो कि यहाँ पर कितनी टेंशन चल रही है, इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं सिगरेट पीने चला गया था। डायना कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, कायर तुम भी ना, यहाँ पर तुम्हें सबके साथ रहने के लिए कहा था, उनकी हिफाजत करने के लिए, और तुम सिगरेट पीने चले गए। कायर शर्मिंदा होते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है पर पलटकर कुछ नहीं कहता है। 2 घंटे तक उस कमरे के अंदर एकदम खामोशी छाई रहती है। कार्तिक पुजारी तारा का उपचार कर रहे होते हैं और बाकी सब गहरे सदमे में थे। सुबह हो चुकी थी। बाहर की रोशनी भी कुटिया के अंदर आने लग गई थी। कछुआ, अभिमन्यु और डायना दोनों को कई चोटें लगी थी, पर वो सब अपना दर्द भूलकर बस तारा के बारे में ही सोच रहे थे। जैसे ही कार्तिक पुजारी बिंदु और पलक के साथ कमरे में से बाहर निकलते हैं, वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ती है, मेरी बेटी तारा अब कैसी है पुजारी जी, वो ठीक है ना? कार्तिक पुजारी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी, इसी वजह से वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वर्चस्विनी चीखते हुए फिर कार्तिक पुजारी से पूछती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे पुजारी जी? बोलिए ना, कैसी है मेरी बच्ची अब? कार्तिक पुजारी धीरे से कहते हैं, वर्चस्विनी, मैंने तारा के जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया है, पर अभी तक उसे होश नहीं आया है। देखते हैं कब तक आता है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, कब तक आता है इससे आपका क्या मतलब है पुजारी जी? कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी को दिलासा देने के लिए कहते हैं, उसे होश आ जाएगा वर्चस्विनी, बस अभी हमें सब्र से काम लेना है। जड़ी बूटियां एकदम से शरीर पर असर नहीं करती हैं, धीरे धीरे असर करना शुरू करती है। जैसे ही जड़ी बूटियों का असर होगा तारा को होश आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। वर्चस्विनी फिर कुछ कहने ही वाली होती है कि कछुआ वर्चस्विनी के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे इंतजार करने का इशारा कर देता है। वो भी चुप हो जाती है। पलक भी तुरंत अभिमन्यु के पास जाकर उससे पूछती है, तुम्हें भी तो चोटें आई हैं अभी, आओ मैं तुम्हें भी जड़ी बूटी का लेप लगा देती हूँ। अभिमन्यु कहता है, मुझसे ज्यादा चोट तो युग को आई है पलक, पहले उसे जड़ी बूटी का लेप लगाओ।
पलक अपने आसपास युग को देखती है पर उसे युग कुटिया के अंदर कहीं पर भी नजर नहीं आता है। पलक कहती है, युग तो यहाँ पर नहीं है। बिंदु भी अपने आसपास देखते हुए कहती है, यहाँ पर तो यामिनी भी नहीं है। कार्तिक पुजारी जी कुछ घबराते हुए कहते हैं, युग और यामिनी तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? अभिमन्यु कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं पुजारी जी, वो तो हमारे साथ ही आए थे बाहर तक। इतना कहकर अभिमन्यु खुद चुप हो जाता है। अभिमन्यु के चुप होते ही चैटर्जी बोल पड़ता है, युग और यामिनी तो बाहर बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें देखा था, वो पत्थर के पास थे। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कहते हैं, वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं पर क्यों? वो दोनों अंदर क्यों नहीं आए? कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब वहां पर मौजूद किसी भी शख्स के पास नहीं था, इसलिए वो लोग खामोशी रहते हैं। कार्तिक पुजारी अगले ही पल दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। अभिमन्यु डायना भी उनके पीछे जाने लग जाते हैं। जैसे ही कार्तिक पुजारी कुटिया में से बाहर निकलते हैं, वर्चस्विनी अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो कुटिया के अंदर ही तारा के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। तारा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और वर्चस्विनी अतीत की यादों में खोई हुई थी। वर्चस्विनी अतीत की यादों को याद करते हुए खुद से बोल पड़ती है, तारा बेटी, मैं ही जानती हूँ वो रात मैंने कैसे गुजारी थी। सिर्फ वही रात नहीं बल्कि बाकी भी रातें। 7 दिन बाद तुम्हें होश आया था और जब तुम्हें होश आया तो पता चला कि तुम अपनी आवाज खो चुकी हो। मैं ही जानती हूँ कि ये बात सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। ऐसा लगा था जैसे तुम्हारी आवाज नहीं गई है बल्कि मेरी जिंदगी से खुशियां चली गई हैं। इतना कहकर वर्चस्विनी एक गहरी सोच में डूब जाती है और उसी गहरी सोच में डूबते हुए खुद से कहती है, पता नहीं अब तुम्हारी आवाज कब वापस आएगी और मेरी जिंदगी की खुशियां वापस लौटेंगी। इतना कहकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है, एकटक तारा को देखने लग जाती है और उसे देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और यामिनी ने खाना खा लिया था। युग अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और यामिनी खाने के बर्तन डाइनिंग टेबल पर से उठा रही थी। यामिनी सारे बर्तनों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन्हें लेकर वहां से जाने लग जाती है। युग वहीं पर बैठा रहता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका यामिनी पर ध्यान ही नहीं था, वो किसी और ही ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे वो वहां पर मौजूद होकर भी वहां पर मौजूद ना हो। युग की आंखों के सामने बार बार शव ही आ रहा था, वो शव जिसे उसने अभी कुछ देर पहले ही ताबूत के अंदर देखा था। युग की आंखों के सामने बार बार अनुराग का चेहरा आ ही रहा था कि बैठे बैठे वो फिर एक बार अतीत की यादों में चले जाता है। ठीक उसी वक्त में जब यामिनी ने स्थानांतरण द्वार बनाया था और वो यामिनी के साथ अनुराग का शव लेकर उसके अंदर कूद गया था, कार्तिक पुजारी की कुटिया के बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त कुटिया के बाहर ही एक सफेद चक्र बनने लग जाता है, जो कुछ और नहीं बल्कि स्थानांतरण द्वार था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि यामिनी ने बनाया था। उसी वक्त स्थानांतरण द्वार के अंदर से कछुआ तारा को लेकर बाहर निकलता है। जैसे कछुआ स्थानांतरण द्वार में से निकलता है, कुटिया का दरवाजा खुल जाता है। वहां पर वर्चस्विनी खड़ी हुई थी। वर्चस्विनी बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने ही वाली थी कि तभी वो तारा को देखकर कुटिया की दहलीज पर ही रुक जाती है। वर्चस्विनी तारा को देखकर कसकर चीखती है, तारा, मेरी बच्ची। कुछ पल में ही कछुआ तारा को लेकर कुटिया के अंदर चले जाता है। उसी वक्त अभिमन्यु और डायना भी स्थानांतरण द्वार के बाहर निकलते हैं और वो दोनों भी बिना देरी करे कछुए के पीछे पीछे कुटिया के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद स्थानांतरण द्वार में से युग और यामिनी दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। युग ने अपने हाथ में अनुराग का शव पकड़ कर रखा हुआ था। उन दोनों के वहां पर आते ही स्थानांतरण द्वार अपने आप गायब हो जाता है। यामिनी कुटिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है पर युग वहीं पर रुका हुआ था। जब यामिनी देखती है कि युग उसके पीछे नहीं आ रहा है तो वो भी रुक जाती है और पीछे पलटकर युग से पूछती है, क्या हुआ युग बाबू, आप ऐसे खड़े क्यों हो गए? अंदर चलिए, सब लोग अंदर ही हैं। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैं अंदर नहीं आ सकता यामिनी। यामिनी हैरानी के साथ युग से पूछती है, आप अंदर नहीं आ सकते पर क्यों युग बाबू? युग अनुराग के शव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं ऐसे कैसे पापा के शव के साथ कुटिया के अंदर आ सकता हूँ यामिनी? यामिनी चुप ही खड़ी रहती है। युग यामिनी को पूरी बात समझाते हुए कहता है, ये कुटिया भी तो मंदिर की दहलीज के अंदर ही आती है ना, और तुम्हें तो पता ही होगा कि मंदिर परिसर में शव को नहीं ले जा सकते हैं। यामिनी युग को एकटक देखते हुए धीरे से कहती है, फिर युग बाबू? युग जवाब देता है, तो यामिनी पहले मुझे पापा के शव का अंतिम संस्कार करना है, उसी के बाद मैं कुटिया के अंदर जाऊंगा। यामिनी पलट कर कहती है, पर युग बाबू अभी सिर्फ भोर हुई है, सूर्योदय नहीं हुआ है, और आपको तो पता ही है कि सूर्योदय होने से पहले हम शव का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। युग कहता है,
तो फिर मैं सूर्य उदय होने तक यहीं पर इंतजार करूंगा यामिनी। मैं पापा के शव को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। आखिर वो मेरे पापा का शव है, किसी गैर का नहीं। और अगर गैर का भी होता तो भी मैं उस शव को अकेला नहीं छोड़ता। यामिनी को भी युग की बात ठीक लगने लग जाती है, इसलिए वो भी उसका साथ देते हुए बोल पड़ती है। ठीक है युग बाबू, अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं भी आपके साथ यहीं पर इंतजार करूंगी सूर्योदय होने तक का। युग पलटकर कहता है, पर यामिनी। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, युग बाबू आप जानते हैं ना, मैंने कसम खाई है हर कदम पर आपका साथ देने की। फिर मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। कुटिया के बाहर आंगन में ही एक बड़ा सा चौड़ा पत्थर रखा हुआ था। युग और यामिनी उसी पत्थर पर बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। बातें करते करते ही 2 घंटे कब गुजर जाते हैं और कब सूर्य उदय हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। सूर्य की किरणों की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। आसमान का काला अंधेरा पूरी तरह छट चुका था और अंधेरी रात के गुजरने के साथ ही एक नई शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही सवेरा होता है, कार्तिक पुजारी हड़बड़ाहट के साथ कुटिया में से बाहर निकलते हैं। उनके पीछे पीछे ही अभिमन्यु, डायना, पलक, चैटर्जी, कायर, बिंदु और बल्लू काका भी बाहर निकलने लग जाते हैं। बस कछुआ और वर्चस्विनी कुटिया के अंदर रहते हैं। यही कारण था कि वर्चस्विनी को नहीं पता था कि कार्तिक पुजारी जब उस रात कुटिया के बाहर युग और यामिनी को देखने गए थे तो क्या हुआ था। इसी वजह से वो बस आधे अतीत के पल देख पाई थी। कार्तिक पुजारी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ये दोनों बाहर क्यों बैठे हुए हैं। कार्तिक पुजारी को देखकर युग और यामिनी तुरंत पत्थर पर से उठकर खड़े हो जाते हैं। कार्तिक पुजारी हड़बड़ाहट के साथ युग यामिनी से पूछ पड़ते हैं, तुम दोनों जब से यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं आए। तुम्हें यहाँ पर बैठकर बातें करनी चाहिए या अंदर आकर आराम करना चाहिए। युग कार्तिक पुजारी के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही बल्लू की नजर अनुराग के शव पर चली जाती है। बल्लू तुरंत अपने घुटनों के बल बैठता है और अनुराग के सीने पर अपना सिर रखकर रोते हुए कहता है, मालिक, छोटे मालिक, आखिरकार आपका शव मिल ही गया, वरना मुझे तो लगा था कि मैं कभी आपको आखिरी बार भी विदाई नहीं दे पाऊंगा। इतना कहकर बल्लू अनुराग के सीने पर ही अपना सिर रखकर रोने लग जाता है। अभिमन्यु और डायना भी अनुराग के शव को देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें लगा नहीं था कि युग अनुराग के शव को अपने साथ लेकर आएगा। कार्तिक पुजारी युग को एकटक देखते हुए उससे पूछते हैं, युग, तुम ये अनुराग का शव यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। अगले ही पल युग कार्तिक पुजारी को सब कुछ बता देता है। वो सब जो भक्षानिर के अंश के साथ लड़ाई करते वक्त उनके साथ हुआ था और किस तरह उसने उस भक्षानिर के अंश को भागने पर मजबूर कर दिया था। जैसे युग कार्तिक पुजारी को सब कुछ बता देता है, कार्तिक पुजारी हड़बड़ाहट के साथ युग का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पर जो 5वां निशान आया था उसे देखते हुए घबराते हुए कहते हैं, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये निशान तुम्हारे हाथ पर नहीं आना चाहिए था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।